हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरीज एंड उसके रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो पहला हमारा थ्योरी है फ्रीडम एंड लिबर्टी का। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये वर्ड आया था फ्रीडम और लिबर्टी, ये फ्रांस में आया था। ठीक है, और हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको फ्रांस से ही लिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी अपहोल्ड्स दैट द पीपल आउट टू बी प्रोटेक्टेड एंड फ्रॉम अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट। तो कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि अगर मतलब कौन सा रूल है, ऐसा कौन सा लॉ है जिसके अंदर जो भी पीपल है किसी कंट्री के, ठीक है, उनके पास क्या है, लिबर्टी है। ठीक है, और उसमें स्टेट कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव लिबर्टी या फिर लॉ। हु आर द मेजर प्रोपोनेंट्स ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। तो नेगेटिव लिबर्टी के कौन कौन से मेजर प्रोपोनेंट्स थे? जॉन लॉक, J.S. मिल एंड टैकविल। ठीक है, which conception of liberty argues that freedom means ability to live according to one's own consciousness purposes। तो कौन सा कंसेप्शन ये बोलता है कि लिबर्टी जो है, किसी पर्सन का लिबर्टी का क्या मतलब है उसके लिए कि वो फ्रीली रह सकता है, ठीक है, बिना किसी के इंटरफेरेंस के। तो ये पॉजिटिव लिबर्टी होता है। ठीक है, और जब वो बिना स्टेट के इंटरफेरेंस से रह पाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव लिबर्टी। Who believes that man is rational and it is man rationality which distinguished human beings from other creatures। तो ये किनका मानना था कि जो कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी मैन है, वो क्या रैशनल है। इस यही क्वालिटी क्या है कि उनको बाकी एनिमल से, बाकी क्रिएचर से अलग करता है। ये रूशो का मानना था। हु हैज़ रिटन द बुक टाइटल्ड ऑन लिबर्टी। ये बुक ऑन लिबर्टी किसने लिखा था? J.S. मिल ने। Which principle propounded by J.S. Mill states that the sole end for which mankind are warranted, individually or collectively, in interfering with the liberty of action of any their member is self protection। तो ये जो थ्योरी था, इसका मानना था कि कोई भी अगर पर्सन है, ठीक है, तो उसका लिबर्टी एंड कहाँ पे होता है? जहाँ पे अपना वो सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है, उसके लिबर्टी में कोई इंटरफेयर कर रहा है, ये हार्म प्रिंसिपल कहते हैं इसको। Which political philosopher is associated with conceptions of veil of ignorance and overlapping consensus। तो कौन से पॉलिटिकल फिलोसफर है जो कि इनका प्रिंसिपल है कि वेल ऑफ इग्नोरेंस पे और ओवरलैपिंग ऑफ कंसेंसस। तो जॉन रॉल्स। विच इज़ सेड टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स ऑन द इंडिविजुअल आर एब्सेंट। तो अगर कौन सा मतलब क्या चीज़ होता है कि जहाँ पे किसी भी एक्सटर्नल पर्सन का किसी दूसरे इंडिविजुअल पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं होता, कोई भी दबाव नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसी प्रिंसिपल को फ्रीडम बोलते हैं। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द 20th सेंचुरी, नेल्सन मंडेला इज टाइटल। तो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये साउथ अफ्रीका में इन्होंने अपार्थाइड को ख़त्म किया था और यहाँ पे ब्लैक की गवर्नमेंट आई थी। हु रोट द बुक एसेज बियर्स द टाइटल फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो कौन से राइटर ने फ्रीडम फ्रॉम फियर बुक लिखा था? वो थे आंग सान स्यू की। ठीक है, कंस्टेंट्स ऑन फ्रीडम इमर्ज फ्रॉम सोशल इनइक्वलिटीज़ ऑफ जेंडर, क्लास और कास्ट। थिंकर हु डज़ नॉट बिलोंग टू नेगेटिव लिबर्टी स्कूल ऑफ थॉट इज़। तो डिफरेंट थिंकर्स जिनका अपना अपना थॉट होता है, तो उसमें से नेगेटिव लिबर्टी के जो प्रोपाउंडर थे उसमें से एक कार्ल मार्क्स भी थे। पॉजिटिव लिबर्टी मीन्स लिबर्टी विथ रिस्ट्रेंट्स। द टर्म लिबर्टी इज टेकन फ्रॉम लीवर विच इज़ अ वर्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो लिबर्टी जो वर्ड है वो लिया गया लीवर वर्ड से, और ये लीवर जो वर्ड है वो कौन से लैंग्वेज का है? तो ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, अब पढ़ेंगे इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को। द स्टेटमेंट डैट मैन बाय नेचर आर इक्वल इज़ गिवन बाय। ये किसने कहा था कि मैन जो है वो नेचुरली सारे मैन जो है इक्वल है? ये जॉन लॉक ने कहा था। द डिमांड फॉर लीगल इक्वलिटी वाज रेस्ड इन विच सेंचुरी। तो लीगल इक्वलिटी का डिमांड मतलब बाय लॉ भी पर्सनस को इक्वल होना है, ये इसका डिमांड कब आया? 18th सेंचुरी में। अम्बेडकर एंड गांधी बोथ चैम्पियन द काउज ऑफ अनटचेबल्स बट दे कुड नॉट एग्री ऑन। तो अम्बेडकर और गांधी, ठीक है, दोनों का मानना था कि अनटचेबल्स को इस चीज़ से हटा देना चाहिए। मीन्स मतलब उनके साथ कोई भी अनटचेबिलिटी वाला चीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो किस चीज़ पे एग्री नहीं करते थे? तो वो रिजर्वेशन पे एग्री नहीं करते थे। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी। हम इक्वलिटी कहाँ पे दे सकते हैं? पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल। तीन तरीके का हो सकता है, एक तो पॉलिटिकल, दूसरा सोशल और तीसरा इकोनॉमिकल।
विच बेसिक कंसेप्ट एम्फेसाइजिंग ऑन इकोनॉमिकल इक्वलिटी। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिकल इक्वलिटी पे जोर दिया जाता है, मीन्स पर्सनस को इकोनॉमिकली इक्वल होना चाहिए। ये मार्क्सिज्म और सोशलिज्म में। विच इज़ द मेन राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू पार्टिसिपेट इन सिटीजन बेस्ड अफेयर। तो कोई भी पर्सन का अगर सिटीजन किसी दूसरे पर्सन के अफेयर में अगर इंटरफेयर करना है तो उस टाइम में वो कौन सा राइट का यूज़ करेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पॉलिटिकल इक्वलिटी मीन्स नो मीन्स विदाउट। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी जो है वो किसी काम का नहीं है जब तक कि किसी भी पर्सन के पास इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं हो। व्हाट इज़ द पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वल राइट फॉर वुमेन एंड मैन। तो इस डॉक्ट्राइन को, इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं कि जहाँ पे वोटिंग राइट्स मैन और वुमेन को इक्वल मिलेगी, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फेमिनिज्म। फेमिनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जस्टिस। द फेमस कोट, इन अ कंट्री वेल गवर्नड पोवर्टी इज समथिंग टू बी असेम्ड ऑफ, इन अ कंट्री बैडली गवर्नड वेल्थ इज समथिंग टू बी असेम्ड ऑफ, इज गिवन बाय। तो ये किसने बोला था कि अगर कोई कंट्री अगर वेल गवर्नड है, ठीक है, अगर वहाँ पे कोई पॉवर्टी जैसी अगर कोई कंडीशन है तो ये उस स्टेट के लिए असेम्ड, मतलब एक शर्म की बात है, ठीक है। तो ये बोला था कन्फ्यूशियस ने। विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वाज इस्टेब्लिश फॉर प्रोवाइडिंग जस्टिस। तो जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए कौन सा इंटरनेशनली, कौन सा यूनियन, कौन सा चीज़ इस्टेब्लिश किया गया था, ये था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ना, ICJ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग, नीदरलैंड में, ठीक है। जस्टिस इज एडमिनिस्ट्रेड बाय। तो जस्टिस कैसे मिल सकता है हमको, तो जस्टिस इज एसेंशियली अ लीगल, मॉरल एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। जस्टिस क्या है, एक लीगल, मॉरल और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। द फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ जस्टिस आर। तो जस्टिस का जो फंडामेंटल पोस्टुलेट है वो क्या है, ट्रुथ और फ्रीडम, सच्चाई और आज़ादी। विद सेंट्रल मिनिस्ट्री इज इंटरेस्टेड विद द वेलफेयर, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ डिसएडवांटेज्ड आर मार्जिनाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन इंडिया। तो अगर कोई भी मार्जिनाइज सोसाइटी है, कोई भी अनटचेबल मीन्स या फिर कोई भी एक लोअर तबके का अगर कोई क्लास है तो उसको अपलिफ्ट करने का जो काम है उसके लिए एक मिनिस्ट्री जो बनाई गई है वो कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। विच आर्टिकल, अब हम लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक राइट्स के बारे में, ठीक। विच आर्टिकल ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर states that one of the aims of United Nations is to achieve international cooperation in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms of all without any distinction related to race, sex, language और religion। तो यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एक ये भी बात है कि किसी भी पर्सनस को विथ रिगार्ड्स टू रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे कोई भी डिफ्रेंसेशन, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए। ये उनके आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट्स डे। तो कौन से दिन को हम लोग ह्यूमन राइट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो 10 दिसंबर को। व्हेन डिड इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो कब एक इंटरनेशनल कन्वेनेंट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया फॉर द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, 1966 में। कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन विच जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो कल्चरल और इन्वायरमेंटल राइट्स को कौन से ह्यूमन राइट्स जनरेशन में इंक्लूड किया गया, तो 3rd जनरेशन में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेमोक्रेसी। द टर्म डेमोक्रेसी हैज़ बिन अडॉप्टेड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया। और डेमोस का मतलब क्या होता है, पीपल, और क्रेशी का मतलब क्या होता है, रूल। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, डेमोक्रेसी में रूल ऑफ पीपल होगा। हु डिफाइंस लॉ एज कमांड ऑफ द सॉवरेन। लॉ को कौन ऐसे डिफाइन करते हैं कि कमांड ऑफ द सॉवरेन, एक सॉवरेन नेशन का जो कमांड होता है वही लॉ होता है, ये ऑस्टिन ने कहा था। व्हाट आर द 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ स्टेट। कोई भी अगर एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, हम उसको स्टेट कहेंगे। स्टेट कब कह सकते हैं, वो जहाँ पे पॉपुलेशन होगा, एक उनका पर्टिकुलर टेरिटरी होगा, बाउंड्री होगा, है ना, वो सॉवरेन, वहाँ पे गवर्नमेंट सॉवरेन होगी और वहाँ पे गवर्नमेंट की होना जरूरी है। मीन्स अगर कोई भी क्षेत्र, कोई भी एरिया अगर ये चारों कंडीशंस को फुलफिल करता है तो हम उसे स्टेट कहेंगे। हु यूज द वर्ड स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। तो सबसे पहले जो वर्ड स्टेट है वो यूज़ किसने किया था, ये क्या था, मैकियावेली ने। किसने, मैकियावेली ने। हु सेड दैट ह्यूमन बीइंग इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। तो ये किसने कहा था कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक पॉलिटिकल एनिमल है, ये कहा था अरिस्टोटल ने। हु सेड दैट अ गुड सिटीजन मेक्स अ गुड स्टेट एंड अ बैड सिटीजन मेक्स अ बैड वन। ये किसने कहा था कि एक अच्छे स्टेट का फॉर्मेशन उस स्टेट के एक गुड सिटीजन ही कर सकते हैं और बैड स्टेट का फॉर्मेशन वहाँ के बैड लोग करेंगे। ये प्लेटो का मानना था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा नेशनलिज्म का।
हु इज़ द मैन सपोर्टर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन स्टेट। ये इस किसके सपोर्टर थे, ये किसके, वन नेशन वन स्टेट के सपोर्टर कौन थे, J.S. मिल। द वर्ड नेशन इज़ ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो नेशन वर्ड जो है वो कौन से लैंग्वेज से ड्राइव किया गया, ये लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव किया गया। द हिस्ट्री ऑफ अ नेशन हेल्प्स टू डेवलप। तो हिस्ट्री ऑफ अ नेशन जो है वो क्या चीज़ डेवलप करता है, तो हिस्ट्री ऑफ नेशन डेवलप करता है सेंस ऑफ नेशनलिज्म। अ हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इज़। तो नेशनलिज्म अगर कहीं पे डेवलप नहीं हो रहा है, लोगों के बीच में एक राष्ट्रवाद वाला भावना नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या होगा, कम्युनलिज्म, ठीक है, कम्युनलिज्म। द की एक्सपोनेंट ऑफ द मॉडर्न आइडिया ऑफ नेशन स्टेट वॉज। तो जो नेशन स्टेट का जो आइडिया था वो किसने दिया था, J.W.F. हैगल, है ना, G.W.F. हैगल ने। इन द 19th सेंचुरी जर्मनी एंड इटली नोटेड द एग्जाम्पल ऑफ। तो 19th सेंचुरी में जर्मनी और इटली ने किस चीज़ का एग्जाम्पल पेश किया था, यूनिफिकेशन का, ठीक है, यूनिफिकेशन का। द जर्मन नेशन वाज फर्स्ट यूनिफाइड बाय। तो सबसे पहले जर्मनी को किसने सबसे पहले यूनिफाइड किया था, वो थे पर्शिया, ठीक है। इन विच कंट्री गुड्स आर फाउंड एज नेशनलिटी। तो कौन से कंट्री में गुड्स को एज अ नेशनलिटी के रूप में देखा जाता है, यह इराक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेक्युलरिज्म एंड पीस। फर्स्ट क्वेश्चन, द कोट आई स्वेयर बाय माई रिलीजन आई विल डाई फॉर इट बट इट्स माई पर्सनल अफेयर्स इज सेड बाय। ये किसने कहा था कि हम मतलब वो बोले कि हम अपने रिलीजन का कसम खाते हैं, बट आई विल डाई फॉर इट, हम अगर अपने रिलीजन के लिए हम मर भी सकते हैं, बट इट्स माई पर्सनल अफेयर, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई मेरे पे थोप नहीं सकता इस चीज़ को। ये कहा था मोहनदास करमचंद गांधी मीन्स महात्मा गांधी ने, ठीक है। वेस्टर्न व्यू ऑफ सेक्युलरिज्म इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। तो वेस्टर्न, ये तो हमारे कंट्री में होता है ऐसा, ठीक है, लेकिन वेस्टर्न नेशंस में जो सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, ये USA में ओरिजिनेट हुआ था। वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म डज नॉट पोजेस। तो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है वो क्या चीज़ पोजेस नहीं करता है, इक्वलिटी ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़, ये वहाँ पे पोजेस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिलीजन्स फ्रीडम एज द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल कंसाइंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है कि जो किसी भी पर्सन का जो फ्रीडम है, ठीक है, वो उसका इंडिविजुअल कंसाइंस है, उस पर कोई थोप नहीं सकता, ये आर्टिकल 25 में दिया हुआ है। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्युलरिज्म और सेक्युलर स्टेट। तो कोई भी स्टेट अगर जैसे कि इंडिया सेक्युलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी एक ऑफिशियल रीजन नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान का एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इंडिया को हम नहीं बोल सकते कि हिंदुइस्ट कंट्री है फिर इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ पे क्योंकि कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ। विद सोर्स ऑफ लॉ इम्बॉडीज यूनिवर्सल कॉमन एग्रीमेंट बेस्ड ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये कौन से लॉ के बेसिस पे ये बताता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंट या फिर ह्यूमन का जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, उसके बेसिस पे सबका डिफरेंशिएशन किया गया है। ये एक नेचुरल लॉ है। विच एंसेंट इंडियन लिटरेरी टेक्स्ट डिफाइंड धर्मा एज हाईएस्ट वर्च्यू। तो ये कौन से लिटरेरी सोर्स में, कौन से लिटरेरी टेक्स्ट में लिखा गया है कि धर्मा जो है ना वो किसी भी पर्सन का के लिए क्या हाईएस्ट वर्च्यू है। ये मनु संहिता में लिखा गया है। हु हैज़ रिटन द बुक टाइटल द स्पिरिट ऑफ लॉस। तो ये बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉस। ये लिखा किसने था, मॉन्टेस्क्यू ने। किसने, मॉन्टेस्क्यू ने। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा लिबरलिज्म का, ठीक है, लिबरलिज्म। विच थिंकर इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्शन ऑफ इनविजिबल हैंड। तो ये इनविजिबल हैंड का जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये दिया था किसने, एडम स्मिथ ने। ये ग्रेट इकोनॉमिस्ट है। हु सेड दैट द बेस्ट गवर्नमेंट्स आर दोज विच गवर्न द लिस्ट। तो ये किसने कहा था कि बेस्ट गवर्नमेंट वही है जो कि गवर्नेंस कम करता है ना, ऐसा नहीं कि बहुत सारे हम ऑब्स्ट्रक्शंस इम्पोज कर रहे हैं तो कंपनी नहीं आएगी, ठीक है, तो हमें लिबरल रहना है। ये किसने कहा था, जेरेमी बेंथम ने। हु मॉडिफाइड द डॉक्ट्राइन ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म इनटू पॉजिटिव लिबरलिज्म इन लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो पहला जो क्लासिकल लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उसको एक पॉजिटिव लिबरलिज्म में कन्वर्ट किया 19th सेंचुरी में, हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में, जैसे T.H. ग्रीन। हु ट्रांसफॉर्म्ड क्लासिकल लिबरलिज्म बाय इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया ऑफ सोशल इंश्योरेंस। तो क्लासिकल लिबरलिज्म मतलब जो पहले जो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट था उसमें चेंजेस लाया, ये उसको सोशल इंश्योरेंस में चेंज किया। ये कौन थे, मैनार्ड किन्स और लॉर्ड बेवरेज। Who argued that the state must arrange the scheme of benefits and burden so that the least advanced may share the resources of the fortunate। ये किसने कहा था कि स्टेट को, किसी भी स्टेट के लिए ना वहाँ के जो भी पर्सन जो कि लोअर क्लास के हैं उनके लिए स्कीम्स लाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम ऊपर वाले जो बहुत रिच क्लास है उससे हम टैक्स लेंगे, फिर
हम उसको बांट देंगे, मतलब बांट देंगे इन द सेंस स्कीम के फॉर्म में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो लोअर क्लास के लोग हैं। ये माना था जॉन रॉल्स का। Which thinker argued that there is an inherent tension between the view of man as desirer of utilities and man as enjoyer and developer of his power। ये किन का मानना था कि जो कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो इनहेरिट करता है इस चीज़ को कि उसको किसी भी चीज़ के लिए कितना डिज़ायर है, कितना इच्छा है उसको, ठीक है, और वो खुद एक इंजॉयर है और डेवलपर है अपने पावर का। ये CB मैकपर्सन का मानना था। विच आइडियोलॉजी बिलीव्स इन प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू बोथ मैन एंड वुमेन। ये कौन सा आइडिया है कि जिसमें हम लोग मैन और वुमेन को, है ना, इक्वल राइट्स देने की बात करते हैं। ये फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारा मार्क्सिज्म। वो आर द ओरिजिनेटर्स ऑफ मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का जो बोला था प्रोपाउंडर वो कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। हु हैज़ रिटन अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये बुक का नाम है, ये किसने लिखा था? अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये कार्ल मार्क्स ने लिखा था। हु इंस्पायर्ड मार्क्स टू अडॉप्ट द मेथड ऑफ डायलैक्टिक्स इन एक्सप्लेनिंग हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने में डायलैक्टिक्स का मेथड का यूज़ करने के लिए जो मार्क्स इंस्पायर्ड हुए थे, ये किससे हुए थे? हेगल से। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी व्हाट इज़ द नेचर ऑफ स्टेट। तो मार्क्सिस्ट के अनुसार स्टेट का क्या नेचर है? स्टेट एज अ क्लास इंस्टीट्यूशन। स्टेट क्या है? एक क्लास इंस्टीट्यूशन है। व्हाट इज़ द सीक्वेंस इन विच मार्क्स एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो मार्क्स ने कैसे, मतलब प्रोडक्शन को कैसे डिस्क्राइब किया? तो उनका माना था सबसे पहले क्या हुआ? प्रिंसिपल सोसाइटी, ठीक है, फिर हुआ स्लेव सोसाइटी, फिर फेडरल सोसाइटी, उसके बाद कैपिटलिस्ट सोसाइटी, और फिर उनका माना था अब क्या हो जाएगा? क्लासलेस सोसाइटी, मीन्स हर लोग इक्वल होंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ डास कैपिटल। डास कैपिटल जो कि बहुत फेमस बुक है, ये किसने लिखा था? ये कार्ल मार्क्स ने ही लिखा था। नेक्स्ट है हमारा इन विच ऑफ देयर वर्क्स मार्क्स एंड एंगल्स रोट दैट ऑल हिथेरेटो हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये कार्ल्स और मार्क्स और एंगल्स का मानना था कि जितने भी हिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, इट्स अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। हिस्ट्री में क्या होता है कि हम देखते हैं कि मतलब अपर क्लास के लोग लोअर क्लास को, है ना, वो कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं उसका। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा था 1848 में। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री वेयर मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन टुक प्लेस। तो कौन सी कंट्री में सबसे पहले मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन हुआ? तो ये रशिया में हुआ, ठीक है। वो मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट किसका? सोशलिज्म का। इन विच सिटी ऑफ रशिया डिड द बॉल्सविक रिवोल्यूशन बिगैन। तो रशिया के कौन सा सिटी में बॉल्सविक रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था? तो सेंट पीटर्सबर्ग में। हु वाज द आइडियोलॉजिकल लीडर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। तो रशियन रेवोल्यूशन के जो लीडर थे ना, आइडियोलॉजिकल लीडर जिस रशियन रेवोल्यूशन जिस आइडिया पे बेस्ड था, उसके लीडर कौन थे? तो वो थे सिक्स लेनिन, ठीक है, वी लेनिन बोल सकते हैं। इन विच ऑफ हिज वर्क लेनिन रिप्रेजेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ इनएविटेबल डिक्लाइन ऑफ कैपिटलिज्म। तो कौन से मतलब बुक में ये लेनिन ने दिखाया कि जो एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब क्या होगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट जो भी लोग हैं उनका डिक्लाइन होगा। तो व्हाट इज़ टू बी डन इसमें लिखा था उन्होंने। हु कंबाइंड मार्क्सिज्म विथ स्पेसिफिक एंड नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइना। तो मार्क्सिज्म को जो चाइना का जो अपना कॉन्सेप्ट था उसके साथ किसने इंटरमिक्स किया? तो माओ जेडोंग ने। किसने? माओ जेडोंग ने। हु फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को किसने फाउंड किया था? माओ जेडोंग ने। किसने? माओ जेडोंग ने। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा फैसिज्म का। विच आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्राइन बिलीव दैट द स्टेट इज़ इन द सुप्रीम कस्टोडियन ऑफ मोरालिटी। तो ये कौन से आइडिया में हम लोग मानते हैं कि जो किसी कोई भी स्टेट है, ठीक है, तो वो एक मॉरली एक सबसे ज़्यादा सुप्रीम कस्टोडियन क्या है कि वहाँ का मोरालिटी। ये फैसिज्म में मानते हैं। हु इंट्रोड्यूस द टर्म फैसिज्म। फैसिज्म टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था? बेनिटो मुसोलिनी ने। हु हैज़ रिटन द मिथ ऑफ द 20th सेंचुरी। तो एक बुक है मिथ ऑफ द 20th सेंचुरी, ये लिखा था गॉटफ्राइड ने। किसने? गॉटफ्राइड ने। विच कंट्री इज़ नॉन एज द ओरिजिनेटर ऑफ फैसिज्म। तो किस कंट्री को माना जाता है कि यहीं पे फैसिज्म का जो स्टार्ट हुआ था ना, ओरिजिन हुआ था, ये इटली में हुआ था। हु सेड दैट एडोल्फ हिटलर इज़ जर्मनी एंड जर्मनी इज़ एडोल्फ हिटलर। ये किसने कहा था कि जो एडोल्फ हिटलर है, ठीक है, वही जर्मनी है और जर्मनी ही एडोल्फ हिटलर है। मतलब उस टाइम में क्या था कि एडोल्फ हिटलर का जर्मनी में बहुत ज़्यादा मतलब रूल हो गया था, बहुत ज़्यादा सब कुछ उसी कंट्रोल में था। ये कहा था आर हैश ने। फैसिज्म एम्स एट इम्प्लीमेंटिंग विच काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो फैसिज्म में क्या होता है कि वो किस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उस कंट्री में जहाँ पे भी फैसिज्म रहता है। तो वहाँ पे वो चाहते हैं कि यहाँ पे कैसे जाए, डिक्टेटरशिप हो जाए।
हु एडवोकेटेड फॉर नाजिज्म इन द जर्मनी। तो जर्मनी में नाजिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एडोल्फ हिटलर ने। इसी की पार्टी थी नाजी पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गांधीज़म, ठीक। गांधी का कॉन्सेप्ट, जो गांधी का आइडियोलॉजी था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गांधीज़म। हु आर्ग्यूड दैट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन रेशनल सेल्फ इंटरेस्ट विच वाज टोटली डिसरप्टिव ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ये किनका मानना था कि जो भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ठीक है, वो कम्प्लीटली सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड है, क्योंकि वो सारे कैसी इकोनॉमी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वहाँ पे लोअर क्लास का कोई देखने वाला नहीं है, ये गांधी का मानना था। Which method of resistance used by Gandhi is defined as a non-violent way of political action to resist and transform untruthful and violent system of social or political power। तो कौन सा मेथड गांधी जी ने यूज़ किया, जिससे कि क्या किया उन्होंने? एक नॉन वायलेंट वे को अपना करके उन्होंने पॉलिटिकल एक्शन लिया है ना, पॉलिटिकली काफ़ी सारे चेंजेस लाई। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सत्याग्रह। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा सोशलिज्म का। विच पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन टू द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म के रिएक्शन में कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया? सोशलिज्म का। मीन्स कैपिटलिज्म और सोशलिज्म जो है दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। विच फॉर्म ऑफ सोशलिज्म आर्ग्यूज फॉर गवर्नेंस थ्रू ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। तो किस फॉर्म का जो सोशलिज्म है जो कि ये बोलता है कि जो ट्रेड और गवर्नेंस है इसी से ऑर्गेनाइजेशन को री यूनियन होना चाहिए, ठीक है। ये बोला था गिल्ड सोशलिज्म के का कॉन्सेप्ट है ये। व्हाट वाज द फंडामेंटल गोल ऑफ चार्टिस्ट। तो फंडामेंटल गोल क्या है चार्टिस्ट का? एक्सटेंशन ऑफ सफरेज, सफरेज राइट को, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को एक्सटेंड करना। डायलेक्टिकल मेटलिज्म इज एसोसिएटेड विथ विच पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो डायलेक्टिकल मेटलिज्म जो है वो कौन से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मतलब इस्टेब्लिश्ड है? तो सोशलिज्म से। विच फॉर्म ऑफ सोशलिज्म एम्स एट स्ट्रेंथनिंग द प्रोड्यूसर स्टेट इन विच इंडस्ट्री गवर्न देमसेल्फ। तो कौन से फॉर्म का सोशलिज्म होता है जहाँ पे इंडस्ट्रीज खुद ही गवर्न करती है अपने को? यह सिंडिकलिज्म, ठीक है, सिंडिकलिज्म। व्हाट इज़ द सेंट्रल डिक्टम ऑफ फावियन सोशलिज्म। तो फावियन सोशलिज्म का जो सेंट्रल डिक्टम है, सेंट्रल जो प्रिंसिपल है वो क्या है? स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिफॉर्म। मतलब स्टेट का यूज़ वहीं पे आएगा जहाँ पे उन्हें कोई रिफॉर्म करने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट हमारा ह्यूमनिज्म। हु वाज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। तो ह्यूमनिज्म कॉन्सेप्ट के, ह्यूमनिज्म आइडियोलॉजी के फादर किनको माना जाता है? पेट्रार्क, है ना, पेट्रार्क। द टर्म ह्यूमनिज्म वॉज फर्स्ट यूज बाय। ह्यूमनिज्म टर्म जो सबसे पहले यूज़ किसने किया गया था? सिशैरो, है ना, सिशैरो के द्वारा। अ फिलोसफिकल स्टांस दैट एम्फेसाइज द इंडिविजुअल एंड सोशल पोटेंशियल एंड एजेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड। तो एक फिलोसफिकल स्टांस जिसमें कि उसमें एम्फेसाइज किया जाता है कि हर इंडिविजुअल और सोशल पोटेंशियल पे उसके काम हुआ है ना, तो ह्यूमन बींग के सोशल और पॉलिटिकल पोटेंशियल पे काम हो, तो ये ह्यूमनिज्म में होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म इज़ अबाउट हुज ऑटोनॉमी। तो जब ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट में क्या होता है? किसको अपनी मर्जी का करना होता है? यहाँ पे पर्सनल ऑटोनॉमी का बात होता है। मतलब हर कोई क्या है कि सॉवरेन है, किसी पे किसी का भी दबाव नहीं, इनफैक्ट स्टेट का भी नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स जो कि एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।